तो वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 1173 आ चुका है, जिसका नाम होने वाला है अ जनरेशन ऑफ वॉरियर्स। तो इसके कवर पेज में हम देखते हैं उसॉप और चॉपर को, और इसके बाद अपना मेन चैप्टर शुरू होता है। और यहाँ पे हम एक साइड देखते हैं जारुल को और दूसरे साइड देखते हैं जितने भी ट्रांसफॉर्म हुए जायंट्स है, जिसमें कि डोरी और ब्रॉगी भी है, वो सब आ रहे हैं जारुल को मारने। और उसके बाद हम देखते हैं डोरी और ब्रॉगी को, जो कि यहाँ पे सामने आ चुके हैं जारुल के। और यहाँ पे जारुल इन दोनों को देख के कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम दोनों को ऐसे भी देखूंगा। तो तभी अपना सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे जोरो, स्टानसेन और हजरुद्दीन की तरफ, जो कि इनके तरफ जा ही रहे हैं। तो यहाँ पे हजरुद्दीन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है रोरनवा। तो भाई यहाँ पे जोरो सबसे पहले उसको क्वेश्चन करता है कि देखो ये चीजें जाने दो, तुम मुझे पहले बताओ कि मैं इन लोगों को काट सकता हूँ या नहीं। तो उसे यहाँ पे हजरुद्दीन रिप्लाई करता है कि बिल्कुल तुम कर सकते हो, लेकिन ये दिमाग में रखना कि हम पूरे जायंट वॉरियर का पूरा जो क्रू है हम उनके अगेंस्ट जाने वाले हैं। और यहाँ पे स्टानसन उसको कहता है कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होने वाली है वो है कि एल्डर जारुल को हमें सेव करना है। तो इन्होंने अपनी जो रिस्पेक्ट है वो ऑन की है, तो भाई इनकी प्राइड तो भी रहने देना तुम। लेकिन इनके बातों के दौरान ही जो बाकी के जायंट्स होते हैं वो इनको देख लेते हैं और वो कहते हैं कि हजरुद्दीन और स्टानसन यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हजरुद्दीन कहता है कि इन्होंने तो हमें यहाँ पे देख लिया है। तो उसके बाद स्टानसन कहता है कि इनको घेरने मत देना हमें, क्योंकि भाई अगर इनको घेर लिया इन सब ने तो ये यहीं पे निपटने वाले ये जानते हैं। तो तभी हम उसके बाद देखते हैं कि ये जो दोनों जायंट है जिन्होंने हजरुद्दीन इन सबको देखा है, तो ये यहाँ पे इनको चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारी जो क्वेस्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है कि पूरे दुनिया में जितने भी जायंट्स है तुम उनको इकट्ठा करने वाले थे, यूनाइट करने वाले थे। वो दूसरा जायंट कहता है कि हाँ, इन्हें अभी पता चल गया होगा कि ये बस सपना ही देख रहे थे और ये कभी भी नहीं होने वाला। तो ये सुन के इन दोनों का दिमाग खराब हो जाता है और ये दोनों गुस्से में कहते हैं कि रोरोनोवा जोरो, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे जोरो बहुत ही खुश होता है और जोरो यहाँ पे कहता है कि ओके ब्रदर, यू गॉट इट। मतलब जोरो अभी तैयार है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि जोरो हजरुद्दीन के शोल्डर से जंप करता है और ये देख के दोनों ही कहते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है तुम्हारा, क्योंकि अगर तुम सीधा उनके ऊपर से जाते हो तो तुम वहाँ पे उनके बीच में ट्रैप नहीं होने वाले। और उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि भाई जितने भी जायंट थे इनके सामने इन्होंने अटैक कर दिया है स्टानसेन और हजरुद्दीन के ऊपर। और यहाँ पे हजरुद्दीन कहता है कि एक काम करो स्टानसेन, इनके राउंड मतलब यहाँ पे सर्कल लो, तुम दोनों साइड से जाओ, क्योंकि हम उनके साइड से अटैक कर सकते हैं। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि भाई जोरो इन सारे जायंट्स के ऊपर से जंप करते हुए जा रहा है कंटिन्यूअसली। इसके वजह से इन सबको बहुत ही गुस्सा आता है। और उसके बाद हम सीन देखते हैं कि जोरो लगभग यहाँ पे 5-6 जायंट्स है जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुके टोमी रिवर्सी में, और उनके बीच यहाँ पे जोरो पहुंच चुका है। लेकिन ये देख के वो जायंट कहते हैं कि हमारे ऊपर एक प्यूनी ह्यूमन है। और भाई यहाँ पे जोरो तैयार हो चुका है अटैक करने के लिए। और जोरो यहाँ पे कहता है कि 3 स्वॉर्ड स्टाइल सीक्रेट टेक्निक क्रॉसिंग ऑफ द 6 पाथ। और भाई हम सीन देखते हैं कि जितने भी जायंट थे उन सबको पेल के रख दिया यहाँ पे जोरो ने। और यहाँ पे स्टानसेन भी भाई ये सीन देख के कहता है कि ये है रोरोनोवा वाली बात, मतलब इसको भी पता है कि भाई जोरो का लेवल ही अलग है। और हम उसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि भाई जोरो को दिखते हैं डोरी और ब्रॉकी, जो कि उसके नीचे ही है। और यहाँ पे इन दोनों को भी जोरो दिख जाता है और ये भाई ये चिल्लाते हैं रोरोनोवा। और हम अगले सीन में देखते हैं कि जोरो भी इनका नाम लेता है डोरी और ब्रॉकी और तैयार होता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बीच में जोरो है और दोनों साइड में ये डोरी और ब्रॉकी है, और भाई ये इसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है कि इन दोनों का अटैक जोरो को छोड़ के एक दूसरे के ऊपर ही लग जाता है, और इसके वजह से इनकी दोनों की शील्ड यहाँ पे टूट चुकी है और बहुत ही बढ़िया डैमेज इन दोनों को ही मिला है। और यहाँ पे ये सीन देख के जोरो भी शौक होता है और ये सीन देख के जारुल भी शौक होता है, और बाकी के जो जायंट्स होते हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि भाई ये दोनों एक साथ नीचे गिर चुके हैं अभी। और तभी हमारा सीन शूट होता है यहाँ पे ब्रुक के तरफ, जो कि भाई रेंगते हुए जा रहा है गंको की तरफ। अरे भाई यहाँ पे दूर से ही ब्रुक गंको को देख के चिल्लाता है कि प्रिंसेस शूरी, क्या तुम सच में प्रिंसेस शूरी हो? तो भाई हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पे गंको ब्रुक की तरफ देखती है, लेकिन ब्रुक उसे दूर से ही देख के कहता है कि तुम वो कैसे हो सकती हो, प्रिंसेस शूरी कैसे हो सकती हो, ये तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि लेकिन तुम बिल्कुल उसके हूबहू लगती हो, उसकी स्पीटिंग इमेज लगती हो, तो मुझे मेक श्योर करना है कि तुम वो हो या नहीं। तो यहाँ पे ब्रुक कहता है कि अगर तुम प्रिंसेस शूरी नहीं हो तो तुम शायद उसके ब्लड रिलेटिव होगी कोई ना कोई, और अगर प्रिंसेस अभी जिंदा होती तो वो लगभग यहाँ पे 80 साल की होती। लेकिन अगर वो यहाँ पे होती भी तो वो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करती, क्योंकि मेरा हुलिया देख के वो मुझे पहचान भी नहीं सकती थी। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे ब्रुक चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन तब भी जो तुम्हारे फीचर्स है, ब्लू है यार, और तुम्हारे जो मिसमैच कलर वाली आंखें है, और जो तुम्हारा कनेक्शन है होली लैंड से, और उसके बाद तुम्हें मेरा म्यूजिक भी पसंद है, तो ये एवरी सिंगल डिटेल ये बहुत ही परफेक्ट मैच है कि तुम प्रिंसेस शूरी हो। और भाई उसके बाद हम यहाँ पे ब्रुक को बहुत ही सिंगल पैनल में देखते
चिल्लाते हुए, और वो कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि मेरी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे सब कुछ दिया तुमने उसी आदमी को खत्म कर दिया, तुमने इसकी जान ले ली। और उसके बाद यहाँ पे ब्रुक कहता है माय पेट्रिसाइडल प्रिंसेस, मतलब फादर किलिंग प्रिंसेस है, वो उसको बोल रहा है कि भाई गंको ने उसके फादर को मारा है, उसके खुद के। तो तभी ये सब सुनने के बाद, ब्रुक की आवाज सुनने के बाद भाई गंको थोड़ा होश में आना शुरू होती है, और हम ईमू को देखते कि ईमू उससे बातें कर रही है, और यहाँ पे ईमू गंको से कहते हैं कि क्या तुम्हारी मेमोरीज फिर से वापस आ रही है। तो तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि भाई गंको थोड़ी होश में आ चुकी है, और यहाँ पे गंको चिल्लाते हुए ब्रुक से कहते हैं कि ब्रुक तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे गंको ने अपनी पावर के इस्तेमाल से, जो गंको ने ट्रैप कर रखा था ब्रुक को और बाकी लोगों को, वो उसने उसकी पावर थोड़ी रिलीज कर दी है। और हम अगले सीन में देख सकते हैं कि भाई ब्रुक के ऊपर से जो एरोस थे वो भी रिलीज हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बच्चों को भी देख सकते हैं जो कि उस एरो के डायरेक्शन में जा रहे थे, तो वो भी उसे देख के कहते हैं कि ये थोड़ा विगल हो रहा है। और उसके बाद हम अगले सीन में देख सकते हैं कि भाई ब्रुक यहाँ पे पूरा फ्री हो चुका है, लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे भाई फिर से ईमू यहाँ पे गंको को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे ईमू कहते हैं कि गंको आखिर तुमने ट्राई भी कैसे किया कि तुम अपने विल के, मतलब अपनी इच्छा के हिसाब से तुम आखिर मूव कैसे कर सकती हो। मतलब भाई यहाँ पे पूरे कंट्रोल में है गंको उसके, और यहाँ पे गंको कुछ कहने ही वाली होती है ब्रुक से, तभी फिर से यहाँ पे ईमू उसे कंट्रोल करने की फिर से कोशिश करती है। और उसके बाद हम अगले पैनल में देखते हैं भाई गंको फिर से चिल्लाती है यहाँ पे, और ईमू यहाँ पे फिर से उसको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हम अगले सीन में देखते हैं कि जो अभी ब्रुक पूरा फ्री हो चुका था, उसका पैर फिर से वहां पे ट्रैप हो रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि भाई यहाँ पे गंको को कम्प्लीटली कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे ईमू। लेकिन यहाँ पे ब्रुक भागता नहीं है, और वो दूर से चिल्ला के कहता है कि आखिर तुम मुझे भागने के लिए क्यों कह रही हो, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना जो मैटर है वो सेटल करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे उसके बाद फिर से ब्रुक उसे चिल्लाते हुए क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम हो कौन। वही हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पे गंको बहुत ही घूरते हुए ब्रुक को देखती है, जैसे कि अभी यहाँ पे फिर से ईमू ने उसका कंट्रोल ले लिया हो। और हम अगले ही सीन में देखते हैं कि भाई गंको, जिसको अभी ईमू ने फिर से कंट्रोल कर लिया पूरी तरीके से, वो सीधा ब्रुक के ऊपर अटैक कर देती है, और वो कहती है यहाँ पे कि अपना मुंह तुम बंद रखो, और आखिर तुम्हारा रिलेशन क्या है गंको के साथ। वही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रुक ने अपनी स्वॉर्ड और एक शील्ड है वो निकाल ली है, और उसके वजह से शायद वो थोड़ा बच चुका है यहाँ पे। और तभी हम उसके बाद यहाँ पे अपने उसॉप के ग्रुप की तरफ देखते हैं, जहाँ पे कि वो फाइनली फ्री हो चुके हैं, क्योंकि गंको ने सबको फ्री कर दिया है, वो थोड़ी देर के लिए होश में ही तब। और यहाँ पे भाई उसॉप का अलग ही चल रहा है, वो कहता है कि मेरी माइंड पावर की वजह से ये सब हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे फ्री हो चुके हैं। लेकिन तभी उसके साइड में जिम्बे कहता है कि ये एरो अपने आप कैसे लूज हो गया, मतलब आखिर यहाँ पे हुआ क्या। तो तभी हम उसके बाद इन सबको देख सकते हैं, और यहाँ पे रॉबिन जो है वो अभी भी फ्री नहीं हुई है, क्योंकि ये भाई ट्रैप हुई है सोमर्स के पावर की वजह से, और ये बाकी लोग जो थे वो गंको की पावर की वजह से ट्रैप हुए थे, इस वजह से ये फ्री हो चुके हैं, लेकिन रॉबिन नहीं। और यहाँ पे नाबी भी यही बताते कि इसके जो डिस्टेंट है रॉबिन के वो अलग है हमसे। यहाँ पे रॉबिन उससे कहते हैं कि मुझे भूल जाओ नामी, और फोकस करो चिल्ड्रन के ऊपर जिनको तुम्हें बचाना है। यहाँ पे जिम्मे कहता है कि मैंने थोड़ी देर पहले एनजे को जाते हुए देखा था वेस्ट विलेज की तरफ, लेकिन उनको जाने के लिए बहुत ही टाइम लग सकता है। लेकिन तभी वही यहाँ पे सांजी आ जाता है, और वो चिल्लाता है नामी स्वान, और ये सुनते ही नामी पीछे पलट के देखती है, उसे पता है कि ये कौन हो सकता है। और तभी हमारा यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है वेस्ट विलेज की तरफ, जहाँ पे कि जो बच्चे हैं जिनको हॉस्टेज बना के लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे सोमर हंसते हुए इन सबको कहता है कि ब्रैट्स आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हमारी फिनिश लाइन अभी पास में ही है। तो भाई जो कोलन होता है ग्याबन का बेटा, वो कहता है कि तुम वही डीमन हो जो कि एल्डर जरूर ने हमें अभी थोड़ी देर के पहले बताया था, लेकिन तुम जरूर याद रखना कि हम एल्बा वाले बहुत ही ताकतवर है, और इसका नतीजा तुम जरूर भुगतोगे। तो यहाँ पे सोमर उसे बहुत ही हंसते हुए कहता है और चिढ़ाते हुए कहता है कि बेवकूफ, हमें पता है कि जायंट बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए हम तुम बच्चों को पकड़ रहे हैं, और वैसे भी तुम तो ग्याबन के बच्चे हो नहीं। तो भाई यहाँ पे कोलन से जवाब देता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता, तुम ये जो तुम्हारी ये कांटे है वो अभी मैं अनरैप कर देता और हमें छोड़ देता। मतलब ये सच में ग्याबन का ही बेटा है, मतलब इस हालत में होके भी ये सोमर को धमकी दे रहा है। और ये सुन के बाकी के जो बच्चे थे वो भी कहते हैं कि हाँ, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि तुम हमें एक वॉरियर की तरह फेस करो। और भाई यहाँ पे सोमर इनको कोई कुछ भी सीरियसली नहीं लेता है। तो तभी उसके बाद सोमर कहता है कि देखो, मैं यहाँ से हार्बर को देख सकता हूँ, मतलब जहाँ पे शिप रखी गई है। और ये कहता है कि तो तुम एक काम करो, तुम अभी तुम्हारे होमलैंड को, एल्बाफ को गुड बाय कर दो, क्योंकि ये अभी तुम आखिरी बार देखने वाले हो। तभी वो बच्चे ये सुन के कहते हैं कि क्या, बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं माँ और पा को फिर से कभी भी नहीं देख पाऊंगा। तो तभी उन बच्चों में से कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज हमारे कोई मदद करो। और इसके बाद सोमर से यहाँ पे ईमू से बात करता है कि हेलो ग्रेट वन, किलिंगम और मेरा काम अभी कंप्लीट ही होने वाला है, हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट ही होने वाला है। वैसे तो मैं अभी घर जाने के लिए मर रहा हूँ, लेकिन क्या बीच में कोई ऑप्शन है जो तुम
हमारे लिए कर सकते हो। मतलब भाई यहाँ पे ये सोमर का अलग ही चल रहा है। तो तभी उसके पीछे से भाई यहाँ पे सारे के जो जायंट है वो चिल्ला उनके पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे वो चिल्ला के कहते हैं कि कोलन यिल्वा ओलाफ, जो कि बच्चे हैं यहाँ पे। और इनकी आवाज सुन के और उन्हें देख के सोमर चिल्लाता कि आखिर ये लोग यहाँ पे पहुंचे कैसे, क्योंकि जो ड्रीम्स के डीमन थे वो इन्हें रोकने के लिए थे, तो आखिर वो कहाँ पे गए। तो तभी हम अगले सीन में देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे रिप्ली और बाकी के जायंट्स इनके पीछे जा रहे हैं और यहाँ पे बच्चों ने भी इन्हें देख लिया है। तभी उन बच्चों में से एक कहते हैं कि देख के तुम्हारे ऊपर कोई है। तो भाई तभी उनके ऊपर जो डार्क वाला डीमन निका होता है वो इनके ऊपर अटैक कर देता है और ये बच्चे सब देख के उसे चिल्लाते कहते हैं कि ये तो निका है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और यहाँ पे ये बच्चे उन सबको देखते हुए कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भागो क्योंकि भाई ये निका है। लेकिन यहाँ पे निका को हम देख सकते हैं, लेकिन ये बाकी के जो जायंट होते हैं वो इसे देख के कहते हैं कि तो तुम निका हो, मजाक मत करो हमारे साथ और तुम हमें बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि हमारी पूरी जनरेशन एक वॉरियर की जनरेशन है। और हम अगले ही सीन में देखते हैं भाई जितने भी जायंट्स होते हैं वो सब अटैक कर देते हैं उस डीमन निका पे। और ये सीन देख के वो बच्चे शॉक हो जाते हैं कि ये लोग सच में ताकतवर है। लेकिन इस अटैक से उस निका को कुछ भी नहीं होता है और वो फिर से एक बार उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम ये सीन दूर से देखते हैं कि यहाँ पे जर्ट, गोल्डबर्ग और रोड आ चुके हैं। तो उन्हें पता चल चुका है कि आखिर बच्चे है कहाँ पे। लेकिन वो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम यहाँ से भागते हुए भी गए तब भी हम वहां तक टाइम पे नहीं पहुंचने वाले। उसी की वजह से भाई ये वहीं से अटैक करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जर्ट कहते हैं कि तो ठीक है गोल्डबर्ग, हम दोनों अभी यहीं से अटैक करने वाले हैं। और इस अटैक का नाम होता है टू जनरल्स। लेकिन तभी भाई रोड बीच में आ जाता है। वो कहता है कि रुक जाओ क्योंकि मुझे भी अपने छोटे भाई को बचाना है। तो तभी ये दोनों थे पहले, अभी एक साथ तीनों अटैक करते हैं और इस अटैक का नाम होता है थ्री जनरल्स गोकुकु सोवर्निटी। मतलब लगभग भाई ये सेम ही अटैक है जो कि हमने डोरी और ब्लॉगी से देखा था। और उस अटैक की वजह से भाई डार्क निका, डीमन निका जो भी है, ये भाई एक ही अटैक में खत्म हो चुका है। और इस अटैक की वजह से वो गिरता है सीधा सोमर के ऊपर। और यहाँ पे सोमर इतना बेवकूफ है भाई, ये सीधा अटैक कर देता है उस निका के ऊपर, क्योंकि ये उसके ऊपर गिरने वाला होता है। तो उसके अटैक की वजह से ये डार्क निका सीधा गिरता है उस शिप के ऊपर जहाँ पे ये बच्चों को अगवा करने वाला था। भाई उसके वजह से ये शिप पूरी बर्बाद हो जाती है। और यहाँ पे सोमर्स का हम बहुत ही शौक वाला चेहरा देखते हैं कि ओ शिट, क्योंकि भाई यहाँ से पूरा गेम चेंज होने वाला है, क्योंकि इसका जो मिशन अभी कंप्लीट होने वाला था वो इसी ने पूरा उस पर पानी फेर दिया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।